हाय एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है यंग मार्शल नी जैन की, जिसका कि डर खौफ पूरे ही होंगजू सिटी पे फैला ही होता है। जब से कि इसके पापा ने ये डिसीजन लिया था कि मेरे रिटायर होने के बाद मेरा इकलौता बेटा नी जैन ही ग्रैंड मार्शल बनेगा, ये सुन के अब जहाँ के लोगों में तो ऐसे समझो खौफ की लहर ही फैली होती है कि ये क्या बात हुई, ऐसा इंसान हम पे हुक्मरानी कैसे कर सकता है। इसने अपनी दहशत ही पूरे सिटी पे जो फैलाई होती है। क्या इसे तो इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब इस एक सोल्जर आके बताता है कि हमने एक लड़की को पकड़ लिया है। अब ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड शाओ डी होती है। यहाँ पे एक पास चुराते हुए पकड़ी गई थी। अब भी उसके क्लोज जाके पूछने ही लगता है कि तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। वो तो झूठ बोल देती है कि मैं तो पास वाले रेस्टोरेंट पे ही एक सर्वेंट हूँ। ये सुन के वो तो उसकी चोरी पकड़ लेता है कि अच्छा, तो तुम एक सर्वेंट हो तो तुम्हारे पास से मेकअप की खुशबू कैसे आ रही है। और अब इसे बताना ही पड़ गया था कि मैं शैन फैमिली की मेड हूँ और मिस शैन के कहने पे ही ये पास लेने के लिए आई थी। मासूम होने का थोड़ा बहुत प्रीटेंड भी करती है, वो भी इसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं। अब उसने इसे छोड़ ही दिया था। अब यहाँ से वापसी पे पहले तो नाटक करती है जैसे कि उसने इस पर गन तानी हुई है, और फिर इसकी गन को निकाल के उसके ऊपर ही तान लेती है। और इसे वो वाला टिकट इसने ले ही ली थी जिसे कि चुराने के लिए पहुंची हुई थी। अब इसी का ही यूज़ करके यहाँ से भागने की ही ट्राइयाँ कर रही थी, जिसमें कि काफ़ी हद तक कामयाब हो भी जाती है। अब अगर हमारे हीरो चाहता तो शाओडी को पकड़ भी सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के इसे जाने दिया। और स्पेशली के जो गन तब शाओडी ने पकड़ी हुई थी वो थी भी नकली। शाओडी जैसे ही मिस शैन को ढूंढते ढूंढते उनके रूम में आती है तो वहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा था, और बस इसके नाम वो एक मैसेज छोड़ के ही गई थी कि मेरा कुछ सोल्जर्स ने रेप करने की कोशिश की है, मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं हूँ। अब मेरे पास तो मरने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। ये सब कुछ पढ़ के शाओडी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि काश मैं यहाँ पे पहले आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही ना। घर पे आके डैड को इसने सारी बात का बता दिया था। वो अपनी बेटी के चले जाने पे अफसोसदा तो दिख रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अफसोस तो इस बात का था कि हमने जो नी फैमिली के साथ मिस चैन का रिश्ता तय किया हुआ था, अब क्या बनेगा अगर उन फैमिली को पता चला कि मेरी बेटी शादी से पहले ही भाग गई है, तो उन्होंने पता नहीं हमारे साथ क्या ही सलूक करना है। शाओडी तो मिस चैन को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही होती है। जब वो पहली दफ़ा इस घर में आई थी तब मिस चैन ने इसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह से ही रहते थे। इसने तो अब पक्का पक्का ही मिस चैन की मौत का बदला निहाई फैमिली से लेने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि सारे सोल्जर्स उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये भी यही सोच रही होती है कि शायद उनकी मौत के पीछे भी ज़रूर नियाई फैमिली का ही हाथ होगा। दूसरी तरफ ही हमें नी जैन को दिखाया जाता है, जिसने शैन फैमिली में शादी करने से इनकार कर दिया था, बट पापा उसे फोर्स कर रहे होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, एक दफ़ा हमने उन्हें अपनी ज़बान दे दी है, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। अब चाहे तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, लेकिन तुम्हें हर हाल उस फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। माना कि तुम मुझसे हेट करते हो, लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी अलग जगह पे हैं। अब वो क्या ही कहता, अब यहाँ पे मना नहीं कर पाता है, और फ़ौरन से ही मान गया था कि ठीक है, अगर मिस चैन को मैं पसंद आ जाता हूँ तो मुझे भी क्या एतराज़ हो सकता है। अगले दिन डैड के कहने पे ये तो तैयार होकर शैन फैमिली में ही जाने लगा था शादी की बात करने के लिए, और दूसरी तरफ ही अब शैन की जगह पे ही यहाँ पे शाओडी ही तैयार हो रही होती है, और मन में ये भी सोच रही थी कि मिस शैन, मैं आपका ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी। शैन फैमिली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब लौटाने का वक्त आ गया है, और वैसे भी निये फैमिली में जाके मैं हर हाल में आपके मुजरमों को भी पकड़ ही लूंगी। अब अचानक नी जैन की जैसे ही शाओडी पे नजर पड़ती है, वो तो एकदम सरप्राइज ही रह गया था। अरे वो तो पहले से ही इसे जानता था, अब दोबारा से कि फाइनली मुलाकात हो ही गई। पहले तो वो इसे देखते रह जाता है, एंड देन फिर शन फैमिली से कहने लगा था कि मेरी और मिस चैन की शादी तो बहुत ही धूमधाम से होगी। मीन कि उसने शादी से इनकार नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे नी जैन ने एक शर्त रखी थी कि शादी से पहले मेरे घर पे अब ये रहने के लिए आएगी। ये सुन के वो तो एकदम हैरान ही रह गए थे कि ये क्या बात हुई, मतलब शादी से पहले एक लड़की अपने हस्बैंड के घर में रहने के लिए कैसे जा सकती है। ये सुन के शैन का भाई डूरैन की एंट्री होती है, जो कि साफ मना कर रहा था कि हम तुम्हारी ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मीन कि वो शाओडी को पसंद करता था और नहीं चाहता था कि शाओडी की शादी इससे हो। खैर वो भी कह रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ पे कौन मानने वाला है, जो भी फैसले करने हैं वो तो मिस्टर शैन को ही करने हैं। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि होंगजू में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि नी फैमिली को इनकार कर सके।
सो नेक्स्ट सीन में ही अब हमें फिर शाओडी को ही दिखाया जाता है। मीन के मिस्टर शेन ने इसे उसके साथ रहने की इजाज़त दे ही दी थी। थोड़ी बहुत घबराई हुई भी लग रही होती है कि अगर मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में इन्हें पता है तो वो फिर मुझसे शादी करने के लिए क्यों माने। अपने मेंशन के बाहर पहुंच के वो इसे हाथ पकड़ाने को ही बोलने लगा था, जो कि पहले तो हिचकिचाती है लेकिन फिर फाइनली उसने अपना हाथ इसके हाथ में दे ही दिया था। अब वो भी नहीं जानता था कि आखिर कोई इसकी क्या इंटेंशंस हैं, जो कि मिस शैन बन के मुझसे ही शादी करना चाहती है। और इधर ये भी थोड़ी बहुत तो हैरान होती ही है कि पता नहीं ये क्या चाहता है कि मेरी असलियत के बारे में पता होने के बावजूद भी इसने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। चलो साथ रहते रहते ये सारी बातें क्लियर हो ही जाएंगी। फिलहाल तो एक दूसरे के बाजू में बाजू डाल के ही अपने मेंशन में ही जाने लगे थे। अब ये तो सीधा उसे अपने रूम में ही लेके आ गया था और आते ही अपनी ड्रेस चेंज करना भी स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही ये देखती है कि ये क्या मेरे सामने ही ड्रेस चेंज कर रहा है, उसे तो लगता है कि शायद इसके कोई गलत इरादे ही हैं। फौरन से एक पेन उठा के इसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगती है। वो और ज़्यादा इसके क्लोज आई जा रहा था और फौरन से ही इसे वो वाला पेन ले लेता है कि ये तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। शाओडी को तो नीजन यही कह के फिर साइड पे ही हो जाता है कि यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स चलते हैं, सो मैं तुम्हें जो करने को बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ही वो इसकी शादी का ड्रेस पिक करने के लिए एक बुटीक पहुंचे आए थे, लेकिन यहाँ पे जो भी ड्रेस ट्राई करती है वो सभी को ही रिजेक्ट किए जा रहा होता है। ये भी एंड पे परेशान होकर कह ही देती है कि ये क्या बात हुई, और वैसे भी मैं शादी के ड्रेस खुद भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, अगर आप मेरे साथ ना भी आते तो इसमें कोई बुराई तो नहीं थी। लेकिन अब जो ड्रेस उसने पहना हुआ था यही हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर वो तो इसकी सारी बातों को इग्नोर ही कर देता है। यहाँ पे इस बुटीक के ऑनर जैसे ही शाओडी से पूछने के लिए आते हैं कि मैम आपको कोई ड्रेस पसंद आया कि नहीं, ये तो आगे से मना कर देती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तो सारे ड्रेस ही बेकार पड़े हैं। और यही सुनना था हमारा हीरो अपने एक सोल्जर को इशारा करता है और उसने उसी ऑनर को ही इसी के सामने ही गोली मार के मार दिया था। और ये सब कुछ देख के शाओडी तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है कि वाकई में जैसा कि इसके खिलाफ रूमर्स पहले थे कि ये एक अच्छा इंसान नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। अब उसने तो ये सब कुछ इसे डराने के लिए ही किया था और वाकई में इसकी हालत ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट ये जैसे ही बैथ लेने के लिए आई थी तो अचानक इसकी आंख लग जाती है। फिर नोट करती है कि इसके पास चलते चलते जहन आया, जो कि गुस्से में से यही कह रहा था कि तुम मेरे अगेंस्ट जाने का कैसे सोच सकती हो, मैं जानता हूँ कि ऐसा करने की तुम में हिम्मत नहीं है। और इसी ही ड्रीम के साथ इसकी आंख खुल जाती है। कर काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी। इसने अब खुद को स्ट्रॉन्ग बनने के ही कह दिया था कि मुझे मिस चैन की खातिर इस फैमिली से बदला लेना है, उनसे डरना नहीं है। और फिर ऐसे ही यही सोचते सोचते आज की रात तो इसने बैथटब में ही गुजार दी थी। अगले दिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो नीजैन इसके आने का ही वेट कर रहा था, जो कि पूछते हैं कि वैसे वॉशरूम में रात गुजारना कैसा है। उसने एक मेड से कह के इसके लिए जिंजर टी मंगवाई थी, जो कि फटाफट से पी लेती है। अब इसके फेस पे तो उसे लेकर डर बिल्कुल भी नहीं था, तो पूछ लेता है कि जैसे कल तुम इतना ज़्यादा डरी हुई थी, लगता है कि उसका असर चला गया। ये भी कह देती है कि मुझे आपसे डरने की क्यों ज़रूरत है, वैसे मुझे आप अपने प्लान के बारे में तो बताएं कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं और मुझे यहाँ पे क्यों रखा हुआ। तो यहाँ पे उल्टा इसे ही चैलेंज कर देता है कि अगर तुमने मेरे प्लान का पता चला लिया तो मैं ज़रूर तुम्हें गिफ्ट दूंगा। और यही कह के उसे एक वॉच पकड़ा देता है कि तुम्हारी टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। और बस उसके जाने के बाद ही इसने सबूत इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए थे कि आखिर को उसे मेरी क्यों ज़रूरत है और यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। हम जैसे ही कुछ खरीदने के लिए बाहर आती है तो अचानक ही इसकी मुलाकात डूरैन से भी हो गई थी, मिनकेशन के भाई से, जो कि इसे यही कह रहा था कि नीजैन एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम मेरे साथ ही चलो। अब वो इसे पसंद करता था और आज तक अपनी फीलिंग्स उसने इसे कन्फेस नहीं की थी। फाइनली आज कर ही देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो, नीजैन को छोड़ दो, हमारी खातिर तुम्हें उससे रिश्ता बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। बट इसने तो आगे से साफ मना कर दिया था कि ये ऑब्वियसली सी बात है, उसे पसंद नहीं करती थी और बस ऐसे उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चलती बनती है। और यहीं पे ही हमें ग्रैंड मार्शल मिनके नीजैन के पापा की मिस्ट्रेस को भी दिखाया जाता है, जिसकी के नज़र इन पे पड़ी गई थी। अब जैसे ही बुटीक पे अपनी ड्रेस बाय करने के लिए आई थी तो अचानक ही इसकी नज़र उसी ऑनर पे पड़ जाती है, जिसे कि कल इसके सामने ही नीजैन ने मार दिया था। एक्चुअली में उसने बस नाटक किया था, मारा नहीं था, वो तो अभी भी जिंदा ही थे। अब ये पूछ लेती है कि वैसे इस सब के पीछे नीजैन का
करने का क्या मकसद था। अब इन्हीं अंकल के थ्रू इसे पता चल जाता है कि एक्चुअली में नीजैन को सारे लोग बहुत ही अकड़ू और न जाने क्या क्या समझते हैं कि डेविल है, रूड है, एरोगेंट है, बट असल में ऐसा नहीं है। बहुत ही काइंड हार्टेड है। उसने जानबूझ के ही अपनी ये बुरी इमेज दूसरे लोगों के सामने बना के रखी है। और ये सब कुछ जानने के बाद ही इसे एहसास हो जाता है कि वैसे वो मेरा गलत यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में इसे नीजन के पास ही बैठे हुए ही दिखाया जाता है। इसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और एक एक करके उसे भी बता ही रही होती है। अब इसने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि मैं तो उसी अंकल से भी मिली थी जिसे कि कल आपने मार दिया था। मेरे सामने ही ऐसे प्रिटेंड किया था ना, उसे तो बहुत ज़्यादा हार्टलेस बनते हो, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ तो अपने ऊपर या अपने खौल चढ़ा के रखा हुआ है। असल में तो बहुत ही नाइस पर्सन हो और मुझे पता है कि लोगों के सामने ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप कभी ग्रैंड मार्शल बनना ही नहीं चाहते। जब से ये आपके डैड ने कहा है कि मेरे बाद मतलब कि मेरा बेटा ही ग्रैंड मार्शल बनेगा, तो लोगों के सामने ऐसे ही जानबूझ के आप अपनी इमेज को ख़राब कर रहे हो ना, ताकि कभी आपको ये चांस मिले ही ना और लोग आपको ग्रैंड मार्शल बनने ही ना दे। लेकिन पता नहीं आपको ये लड़ाई वगैरह से डर क्यों लगता है। और हाँ, वो जो पेन जो आपने कहा था कि मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपकी मॉम का ही है, उन्हीं की तरफ से ही दिया हुआ गिफ्ट है, जो कि अभी तक आपने संभाल के ही रखा हुआ है। मैं जानती हूँ कि मेरी असलियत के बारे में आप बहुत पहले से ही मालूम कर चुके हैं, लेकिन आप भी काफ़ी ज़्यादा चालाक है ना कि शादी से पहले मुझे अपने घर में स्टे करने के लिए लेके आए और आप ग्रैंड मार्शल मन मतलब कि अपने पापा को एम्बेरस फील करवाना चाहते हैं और साथ ही साथ शायद फैमिली को डिस्ट्रैक्ट भी। तो इसी वजह से मुझे अपने साथ लेके आए ताकि शादी के दिन ही सबके सामने मेरी असलियत बता देंगे कि कैसे मैं मिस चैन नहीं हूँ बल्कि उनकी मेड हूँ। इस तरह से सारे एम्बेरस होकर रह जाएंगे और आप अपनी शान फैमिली से बदला भी ले लेंगे, क्योंकि आप उनके यहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं। यही प्लान था ना आपका। अब वाकई में इसने सारी असलियत का पता चला ही लिया था। अब फिर वो उससे अपना इनाम भी मांग रही होती है, तो आगे से पूछ लेता है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शाउडी कह देती है कि मुझे कुछ लोगों को तलाश करना है, आप उसमें मेरी हेल्प करोगे। वो भी मान जाता है कि ठीक है, और वैसे भी क्या तुम फिर मेरा शिकार बनने के लिए तैयार हो। कल ही इनकी शादी भी होने वाली थी और इसने इसके असलियत के बारे में सबको बताना था। ये भी मान जाती है कि हाँ ठीक है, वैसे भी इसके अलावा तो मेरे पास कोई चॉइस है ही नहीं। अब यहीं पे ही अचानक रिपोर्टर्स की भी एंट्री हो जाती है, जो कि इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और उनके सामने ही ये तो इसे पकड़ के किस भी कर लेता है। नेक्स्ट डे अब हमें इनकी वेडिंग का ही सीन दिखाया जाता है। आज तो शाउडी काफ़ी ज़्यादा ही प्रीटी लग रही थी और इसका गाउन वेल पहनाने में हमारा हीरो मदद कर देता है और ये भी कह रहा था कि वैसे ये फेक मैरिज है, तुम्हें इतना ज़्यादा रेडी होने की क्या ज़रूरत है। तो शाउडी कह देती है कि अब चाहे मानो कि फेक मैरिज है कि रियल है, लेकिन मैं तो सबके सामने प्रीटी ही दिखना चाहती हूँ। यहीं पे डूरैन की भी एंट्री हो गई थी, जो कि एक वेटर बन के ही आया था और उसे देख के तो शाउडी बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है कि आप इधर क्या कर रहे हैं। लेकिन वो तो यहाँ पे स्माइल ही कर रहा था। जाहिर सी बात है वो इसकी शादी नीजैन से नहीं होते हुए देख सकता था, खुद जो इससे काफ़ी ज़्यादा लव करता है। इसके पास तो एक चाकू भी था और इसी से ही इसने नीजैन पे जाके अटैक कर दिया था। वो बैग उस पर वार करने की कोशिश करता तो है, लेकिन सामने से ही शाउडी आ गई थी कि प्लीज़ आप इसे मत मारें। और आज के दिन वैसे भी हमारी शादी है, तो यहाँ पे इतना तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके कहने में आके वो भी मान ही गया था। अब नीजैन के हाथ से खून बह रहा था, तो तभी शाउडी उसे रोक के अपने स्कार्फ से उसके हाथ को कवर कर लेती है और उसका ये गेस्चर नीजैन को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। वो तो बड़े प्यार से उसे देखने भी लगा था। अब इनकी शादी की कुछ रिचुअल्स वगैरह हो ही गई होती हैं। अब ये अभी तक वेट ही कर रही होती है कि आखिर को कब ये मेरी असलियत सबके सामने लाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो जेन्युइन इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं कि क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी वाइफ बन के रहोगी। अब ये भी आगे से मान ही गई थी। चलो फाइनली इनकी शादी हो ही गई। अब रात को जैसे ही वो इसके हाथ की ड्रेसिंग कर रही होती है, तो अचानक ही पूछ लेते हैं कि क्या डूरैन तुम्हें पसंद करता है। तो ये भी कह देती है कि अब करता हो या ना करता हो, वैसे भी बचपन से लेके बड़े होने तक हम साथ में पले बड़े हैं और वो तो मेरी हैसियत से ही बाहर है। ये सुनना था कि तभी नीजन पूछ लेता है कि तो क्या तुम मेरे बारे में क्या समझती हो। लेकिन इसने तो आगे से उसकी बात को टाल ही दिया था, इग्नोर कर देती है। से पूछ भी लेती है कि वैसे आज के दिन मेरी असलियत सबके सामने आपने क्यों नहीं लाई है। तो वो आगे से यही रीज़न बताता है कि शायद मैं तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए। अब हमारे हीरो को तो इससे लव हो ही गया था। यही कह के उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है, जिसमें कि उसने कुछ कंडीशंस वगैरह रखी हुई थी। पहली तो यही थी कि मैं हमेशा ही तुम्हारा हस्बैंड बन के रहूँगा,
और अब इनके बीच डील हो गई थी और वैसे भी इसे जिन सोल्जर्स की तलाश होती है उसमें नीसन ही हेल्प कर सकते हैं। सो इसलिए इसने उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का फैसला कर ही लिया था। ये तो अपने ही जख्म में से खून आता हुआ देख के उसी को ही टच करके अपने लिप्स पे लगाते हैं एंड देन इसी पेपर को इसके क्लोज ले जाके लिप्स पे आगे ही रख देते हैं और इस तरह से इन दोनों के ही लिप्स के स्टैम्प इस पेपर पे आ गए थे। और ये देख के शाउडी तो शर्माने ही लग गई थी। अब इसने ये कॉन्ट्रैक्ट तो उसे संभाल के रखने का ही बोल दिया था और ये भी कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आज के दिन तो तुम बाथटब में नहीं सोओगी ना। और इसने बेड पे बुक्स वगैरह दरमियान में रख दी। इसे ये भी कह देते हैं कि बेचिंता हो गए सोना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट संभाल के रख रही होती है तो अचानक ही इसकी नज़र नीजैन के एक मेडल पे पड़ती है और उसे देखते ही एकदम शॉक्ड रह गई थी क्योंकि यही मेडल उसने तब उस रूम में भी देखा था जब मिस चैन का रेप हुआ था। अब इसे लगने लगता है कि कहीं मिस चैन के रेप के पीछे नीजैन का हाथ तो नहीं है। स्टे खाने की टेबल पे शाउडी की मुलाकात ग्रैंड मार्शल से भी हो ही गई थी। वो तो जो गेस्ट इन दोनों के लिए गिफ्ट लेके आए थे वही दिखा रहे होते हैं। शाउडी के लिए तो काफ़ी प्रिटी सी इयररिंग्स होती हैं जो कि यही कह रहे थे कि जब तुम्हारा हस्बैंड ग्रैंड मार्शल बन जाएगा तो उसके बाद ये तुम पहनना। और दूसरा हमारे हीरो के लिए एक गन थी जो कि इसने लेने से साफ मना कर दिया था। एक्चुअली में इसे गन्स पसंद नहीं होती हैं और ना ही ये कभी लड़ाई झगड़ा करना चाहता है। मतलब इन सारे कामों से तो दूर ही रहता है, बस दूसरों के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि बहुत ही जालिम किस्म का बंदा हो। डैड तो बार बार इसे रखने को ही बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन इसने तो साफ मना कर दिया था। इससे पहले कि इनके बाप बेटे के बीच कोई भी झगड़ा होता तभी ही शाउडी बोल पड़ती है कि मुझे आपने जो गिफ्ट दिया वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपका थैंक यू। और यही सुन के यहाँ पे डैड का मूड तो काफ़ी हद तक अच्छा हो ही गया था कि चलो शुक्र है कि मेरी बहू तो सही है। डैड ने तो एक सर्वेंट को ये गन अपने रूम में ही रखने का बोल दिया था। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे नीजैन से पूछ ही रहा था कि वैसे अब बताओ कि किन लोगों को ढूंढना है जो तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बोला था। तो ये कह देती है कि मैं एक अनाथ हूँ और वैसे मुझे मेरे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता है, क्या आप उसे तलाश करके देंगे। तो ये भी कह देता है कि हाँ ठीक है सोचूंगा, वैसे इस काम में थोड़ा बहुत तो वक्त लग ही जाएगा। वो भी आगे से कह देती है कि कोई नहीं, जितना वक्त लगता है लगा ले, वैसे इतना तो मैंने वेट किया है तो कुछ अरसे के लिए और कर लूंगी। अब यहाँ पे जैसे ही ये उसके फेस पे फिंगर रख के बैंक कहती है, अब ये देख के नीजैन उसकी फिंगर पे बाइट कर देता है और साथ में ये भी कहने ही लगा था कि मेरी तरफ से ये एक छोटी सी वार्निंग थी, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे मारने का सोचा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और ये कह के अपने कुछ मैटर्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ से चला ही गया था। ये तो अपनी मीटिंग में भी बस शाउडी को ही सोच सोच के स्माइल ही करता रहता है। एक्चुअली में ये तो उसे बहुत ज़्यादा ही लव करने लगा था। अब इसे तो वो गन चाहिए थी जो कि डैड ने अपने रूम में रखवाई थी, इसलिए कोई ना कोई बहाना तो तलाश कर ही लेती है उनके रूम में जाने का। ये जैसे ही मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन रखने के बहाने से ग्रैंड मार्शल के रूम में पहुंचती है वही गन हासिल करने के लिए, तो इसके पीछे पीछे मिस्ट्रेस की भी एंट्री हो ही गई थी और वो तो इसे क्रिटिसाइज करने का मौका हासिल जाने नहीं देती हैं। यही कहती हैं कि तुम यहाँ पे ज़रूर अपने किसी मिशन से ही आई होगी। वेल ये तो आगे से इसकी बातों से अंदाज़ा हो ही जाता है कि लगता है कि आपका और नीजैन और ग्रैंड मार्शल के बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं है और वो कहाँ मानने वाली होती हैं। ये भी कह देती हैं कि वैसे मैं तुम्हारे एक सीक्रेट के बारे में जानती हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई के बीच क्या चल रहा है, अगर चाहती हो कि ये मैं किसी को ना बताऊँ तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। इसने तो ग्रैंड मार्शल के हाथ से वो वाली गन उठा ली थी और ये भी कहती है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब ये तो यही समझ रही थी कि शायद के डूरेन और ये दोनों बहन भाई हैं। एक्चुअली में ये तो मिस चैन होती ही नहीं है बल्कि शाउडी थी उनकी मेड। ये तो किसी बात को लेके अब इन मिस्ट्रेस को अपने साथ कोऑपरेट करने को ही बोलने लगी थी, लेकिन वो आगे से थप्पड़ मार देती हैं और ये देख के नीजैन भी ऊपर से आ ही गया था। अब वो मिस्ट्रेस से कह देते हैं कि ये मेरी वाइफ है और आइंदा के बाद इसे टच करने का आप सोचना भी मत। उसे वैसे भी अपने डैड की ये मिस्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब वो इसकी साइड ले रहा था अपनी वाइफ की, तो ये देख के वो मिस्ट्रेस सब गुस्सा करती हुई वहाँ से चली ही जाती है। अब नीजैन जैसे ही नोट करते हैं कि इसके पाँव पे मोच आई है तो वो शाउडी को उठा के ना सिर्फ एक टेबल पे बिठाता है बल्कि इसके पाँव को भी देखने ही लगा था और इसका ये गेस्चर शाउडी को तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और मन में सोचने भी लगी ही थी कि वैसे क्या सच में तुम मुझे लेके इंटरेस्टेड हो और मुझसे लव करने लगे हो, आखिर को तुम्हारा प्लान क्या है। जो भी है सारी बातें मैं तो जान के ही रहूँगी।
इधर ये मिस्ट्रेस तो अपने भाई मिस्टर हॉ से मिलने के लिए ही पहुंच आई होती हैं और ये भी कह रही थी कि देखो पहले ग्रैंड मार्शल बने थे मतलब कि मेरे हस्बैंड, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को ग्रैंड मार्शल बनाने का डिसाइड कर लिया है, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें ग्रैंड मार्शल बना दिया जाए तो हमें नीजेन को तो मारना ही पड़ेगा। उसके लिए भी इन्होंने एक फुल प्लान बना के रखा ही हुआ था। डूरैन को तो शाओडी ने एक लेटर भेज दिया था चुपके से, नीजैन को पता नहीं चलता है। इसने वहाँ पे यही लिखा था कि कल अपने जो भी सर्वेंट्स वगैरह हैं घर से बाहर निकाल देना, मुझे मिस चैन के मुतालिक तुमसे कोई बात करनी है। रात को सोते सोते अचानक जैसे ही शाओडी की आंख खुलती है तो उसकी नज़र अपने पास पड़े सोए हुए नीजैन पे भी पड़ी गई थी। वो बड़े प्यार से उसे देखने लगी थी। यही मन में भी सोच रही होती है कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो फिर हम दोनों के बीच सब कुछ ही अलग होता। एक्चुअली में उसके दिल में भी ना नीजैन को लेके फीलिंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो ही गई हैं। अब उसे मिस चैन का बदला भी तो नीजैन से लेना ही था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस चैन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है। अगले दिन मिस्ट्रेस और शाओडी जैसे ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में कोई इशारा करती हैं तो हमें साफ पता चल गया था जैसे कि इसने उसके साथ कोऑपरेट कर ही लिया था और इन दोनों ने मिलके कोई ना कोई सीक्रेट तो प्लान बनाया ही होता। एक बहाने से ही घर से जाने लगी थी, खैर कहीं और थोड़ी ना जाती है, डूरैंड से मिलने के लिए ही पहुंची होती है। और जैसे कि मिस चैन का रेप हुआ था और जो उनके साथ सलूक किया गया, जिसके बाद ही उन्होंने घर से जाने का फैसला किया या फिर के अपना ही खुदकुशी करने का, ये सारी बात ही उसने डूरैंड को बता दी थी। और ये सब कुछ सुन के उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जाहिर सी बात है वो अपनी बहन से तो बहुत ज़्यादा ही लव करता था। अब यहाँ पे तो इसे नीजैन पे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक करने की जरूरत हुई तो हुई भी कैसे। अगले ही सीन में जैसे ये कोई बुक पढ़ रहा था तो तभी इसके पास एक लेटर मिलता है और वो भी डूरैंड ने ही भेजा था, साथ में कटर भी होता है। अब इसे पता चल जाता है कि ओह तो इन्होंने मुझे खुद से मिलने के लिए बुलाया, चलो कोई नहीं है एक दफ़ा मिलके बात कर लेते हैं। अब रात को डूरैंड और शाओडी दोनों ही नीजैन के आने का ही वेट कर रहे थे। अब तभी ऊपर से मिस्ट्रेस के भाई हाउ की भी एंट्री हो ही गई होती है। एक्चुअली में इन तीनों ने ही मिलकर प्लान बनाया था कि हमारे कहने पे जैसे ही नीजैन इधर आएगा हम उसे पकड़ लेंगे और मार देंगे। अब ये भी तो चाहते ही हैं कि नीजैन मर जाए और ग्रैंड मार्शल की सीट इन्हें मिले, और इन्हें तो मिस चैन का ही बदला लेना था नीजैन से। तो एक तीर से तो कितने सारे शिकार हो सकते थे इनके। अब जैसे ही यहाँ पे नीजैन आता है तो इन तीनों को इकट्ठा देख के उसे अंदाज़ा हो गया था कि इन्होंने क्या प्लान बना के रखा हुआ है। खैर वो भी इतना कोई नन्ना काका तो होता नहीं है कि उसे इन सारी प्लानिंग का मालूम ना हो पाता। जैसे कि ये चोरी चोरी कर रहे थे, ये उस पर अटैक करना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन सारे सोल्जर्स तो नीजैन के साथ ही मिले हुए होते हैं। उसे अपनी वाइफ पे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है, लेकिन हाँ डूरैंड और मिस्टर हाउ को तो उसने अच्छा खासा यहाँ पे सबक सिखाई दिया था। उनसे निपटने के बाद ये तो शाओडी को उठाता हुआ घर पे ही आ गया था कि शायद कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी बात है खुल के मुझसे कहो। तो ये कह देती है कि तुमने मिस चैन का रेप किया था। उसके बाद वो तो किसी को अपना फेस दिखाने के लायक भी नहीं रही थी। ये सुनते ही वो एकदम हैरान कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाकी रही मेडल वाली बात तो ये भी उसे शेयर करती है कि जैसा कि मुझे उनके रूम में मिला था पड़ा हुआ वैसा ही आपके पास भी है, सो जाहिर सी बात है आपने ही उसका रेप किया होगा। तो ये कह देता है कि बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है, और वैसे भी इस तरह के मेडल्स तो हमारे घर में भी घूम रहे होते हैं, मेरे पापा के पास भी है, मेरे पास भी है और बाकी सारे लोगों के पास भी होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने ही उसका रेप किया। ये सुन के अब यहाँ पे उसे भी एक बहुत ही बड़ा धचका लगता है कि कहीं मैं किसी गलत पर्सन को तो नहीं मारने वाली थी। इवन कि यहाँ पे तो नीजैन शाओडी से प्रॉमिस भी करने लगा था कि जिसने भी मिस चैन के साथ वो किया था मैं भी तुम्हारी जगह पे उसे बदला ज़रूर लेके रहूँगा। मैं तो मिस चैन को जानता भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ ऐसे करने का कैसे सोच सकता हूँ। और फिर स्माइल करके इसे भी कहने ही लगा था कि वैसे तुम हो तो बहुत स्मार्ट लेकिन मुझसे कम। ये बात तो यहाँ पे शाओडी भी अच्छे से नोट कर ही चुकी होती है। अब इसने उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए शाओडी पूछ लेती है कि वैसे तुम तो अब मुझसे हेट करने लगोगे ना। लेकिन वो कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं वाकई में तुमसे लव करता हूँ, तुम्हें हर्ट करने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब चूंकि एक दूसरे से लव करते थे इसलिए ही इनके बीच हमें थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन भी दिखाया ही जाता है। अगले सीन में हमें डूरैंड को भी दिखाया जाता है जो कि होंगजू सिटी छोड़ के कहीं और ही जा रहा था, और जाने से पहले इसे मिलने के लिए ज़रूर आता है। आज शाओडी को थोड़ा सा टाइम ही मिलने के लिए नीजैन ने दे ही दिया था। अब जैसे ही दोनों की बातें ख़त्म होती हैं तो वो फ़ौरन से ही कह देता है कि देखो अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, तुम यहाँ से जा सकते हो। जेलिस जो फील कर रहा था इन दोनों को साथ में देख के, ये भी अब उसे गुड बाय कहता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब जो कि एक डूरैंड से देख के गया था वही नीजैन ने भी लेके खा ही लिया होता है जेलसी में आके।
और ये देख के शाओडी तो स्माइल ही करने लगी थी। अब यहीं पे ही हमारी नज़र एक लड़की पे भी पड़ती है जो कि इन दोनों को ही साथ में खड़े होकर देख ही रही थी। वापसी पे रास्ते में इसे तो नींद आ गई थी, ये सो जाती है। अब जैसे ही शाओडी की आंख खुलती है तो वो नोट करती है कि नीज़ैन ने तो उसके लिए अपना ही फेवरेट केक मंगवा के रखा होता है। वो यही चाहता था कि जो मुझे चीज़ें पसंद है उसका एक्सपीरियंस ये भी करे। अब जैसे ही वो इस केक का बाइट लेती है तो उसके लिप्स पे भी लग गया था और उसे साफ करने के लिए यहाँ पे हमारे हीरो तो उसे किस भी कर लेते हैं। वो इसे ये भी कहने ही लगा था कि एक दफ़ा अब सारे मामलात को मैं हल कर लूँ, इनके मिस शैन के कातिल को भी पकड़ लें, तो उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सारी फेवरेट जगहों पर भी लेके जाऊंगा। और ये सुन के शाओडी तो स्माइल ही करने लगी थी। दोनों ही ऐसे मानो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश लग रही हो। शाओडी जो स्नैक्स वगैरह लाई थी वो तो ग्रैंड मार्शल को भी सर्व करती है। वो तो बिल्कुल अपनी से बेटी ही समझ रहे थे। यही कहते हैं कि गन्स पकड़ पकड़ के मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा ही कांपते हैं, क्या तुम आज के दिन मेरी शेव कर दोगी? ये भी फ़ौरन से ही मान गई थी। इधर ही हमारे हीरो ने भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी थी कि मिस शैन का रेप आखिर को किसने किया था। और इधर ही ग्रैंड मार्शल बातों ही बातों में शाओडी से ये भी बता देते हैं कि वैसे अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे कुछ बातें याद नहीं रहती हैं। एक दफ़ा मीटिंग में मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ही बताया था कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा। यही सुनना था कि यहाँ पे इसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मिस शैन का रेप किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंड मार्शल ने ही किया। तो इससे तो अपना बदला लेना मेरा बनता ही है। दूसरी तरफ हमारे हीरो को भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइनली पता चल गया था कि मिस शैन का रेप करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि उसके अपने डैडी हैं। और फिलहाल तो इसने ग्रैंड मार्शल को नहीं मारा होता है कि बस एक दफ़ा अच्छे से प्लान बना लूँ, किसी को शक भी ना हो, तभी मैं इनसे निपटूंगी। रात को जैसे ही नीज़ैन इसे सारी सच्चाई के बारे में बताने के लिए घर पे पहुंचता है तो आगे से ये कह देती है कि हाँ मैं ऑलरेडी ये जान चुकी हूँ, अब हर चीज़ का अंत तो होता ही है। मैंने मिस शैन का बदला ग्रैंड मार्शल से लेना है। आज के दिन या तो वो जिंदा रहेंगे या फिर मैं। बाकी सारे सर्वेंट्स वगैरह को मैंने घर से बाहर भेज दिया है, देखते हैं कि क्या बनता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही नीज़ैन कहने लगा था कि नहीं तुम नहीं बल्कि मैं खुद अपने बाप को मारूंगा। क्या तुम्हें पता है कि मेरी मॉम की डेथ भी मेरे डैड की वजह से ही हुई है? होंगजू में जितना भी बुरा काम होता रहा है मेरे डैड की वजह से, आज उनका खात्मा मेरे हाथों ही होगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना कि तुम उनसे हेट करती हो मैं तुमसे ज़्यादा करता हूँ। तो यही रीज़न था इन बाप बेटे के बीच कितनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि इसकी मॉम की डेथ उनकी वजह से ही हुई थी। और तभी ऊपर से उस लड़की की एंट्री होती है जिसने कि कब से इन दोनों पे नज़र रखी हुई थी। और ये कोई और नहीं बल्कि मिस शनी थी, जिसे कि देख के यहाँ पे शाओडी तो एकदम सरप्राइज ही रह गई थी कि ओह तो आप जिंदा हैं। मिस शैन तो न्यू आइडेंटिटी के साथ ही यहाँ पे पहुंची हुई थी और खुद को शाओडी की फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ग्रैंड मार्शल तो शाओडी से यही कह रहे होते हैं कि पहले ही बताती कि तुम्हारी कोई फ्रेंड आ रही है, हम यहाँ पे अच्छे से अरेंजमेंट्स कर देते। मिस चैन कह देती हैं कि कोई बात नहीं है, और वैसे भी वो एक डॉक्टर बन के ग्रैंड मार्शल का ट्रीटमेंट करने के लिए ही आई थी। इस तरह से इनकी फैमिली में घुस के इन्हें डिस्ट्रैक्ट करना आसान होगा। अब ये तो उन्हें बड़ी ही प्यार से देखने लगी थी। यहाँ पे जाहिर सी बात है ये तो जान गई होती है कि यही मिस शैन है, शुक्र है कि ये जिंदा है। अब ये उसे साइड पे ही लेके आ गया था और पूछने लगता है कि तुम ऑलरेडी बिंग बिंग को जानती हो ना? वो यांग बिंग बिंग के नाम से ही डॉक्टर बन के इसके बाप का ट्रीटमेंट करने के लिए जो आई थी, कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। ये कह देती है कि नहीं, वो कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती है, आप टेंशन मत लो। वो पूछ तो रहा था कि अच्छा फिर ये बताओ कि ये कौन है, लेकिन ये आगे से कुछ नहीं बताती है। वो यहाँ पे कहने ही लगा था कि ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस मैं तो हमेशा तुम्हारी सेफ्टी ही चाहता हूँ कि वो बिंग बिंग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी तरफ ही ये अब जैसे ही ग्रैंड मार्शल का ट्रीटमेंट करने के लिए बैठती है तो साथ साथ ये भी कहने ही लगी थी कि वैसे आपका बेटा और आपकी बहू कितने ज़्यादा लकी है ना कि उन्हें आप जैसे पावरफुल इंसान के पास रहने का मौका मिला। तो यहाँ पे ग्रैंड मार्शल तो पहले ही ठहरे ठर की किस्म के बंदे तो इससे भी कह देते हैं कि अगर तुम भी यहाँ पे रहना चाहती हो तो बिल्कुल रह सकती हो, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। और फ्लर्टी निगाहों से ही उसे देख रहे थे। अब यही सुन के तो मिस शैन भी खुश हो जाती है, क्योंकि इसी घर में रह गई उन्हें जो करना था बस आज वो उन्हें मौका मिल ही गया था। जैसे ही शाओडी को शैन से बात करने का मौका मिलता है तो पूछ लेती है कि उस दिन आपके साथ क्या हुआ था। तो मिस शैन कह देती है कि मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे भी पता है कि मेरे साथ तब रेप किसी और ने नहीं, ग्रैंड मार्शल ने ही किया था, और बस मैं एक एक करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दूंगी। क्या तुम इन सारे कामों में मेरी हेल्प करोगी? ये तो फौरन से कह देती है कि हाँ बिल्कुल
मैं आपके दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। मिस चैन तो इसे एक पॉइजन पकड़ा के कहने ही लगी थी कि तुम्हें मेरी खातिर एक पर्सन को मारना है। नेक्स्ट सीन में इसने नीजैन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट किया था। वो कह देता है कि मुझे पता है कि तुमने इस ड्रिंक में ज़रूर पॉइजन ही मिलाया होगा, और वो भी मिस चैन के कहने पे। मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई है, मुझे पता चल गया है कि बिंग बिंग कोई और नहीं बल्कि मिस चैन ही है, और वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। उसके साथ साथ तो शाओडी ने भी ड्रिंक कर ली होती है। एक्चुअली में वो पॉइजन उसने उसके ड्रिंक में नहीं मिलाया था बल्कि खुद की में ही मिलाया होता है, और यही पीने के बाद ये तो बेहोश ही हो गई थी। ये एंटीडोट लेने के लिए मिस चैन के पास जा तो रहा था, बट ये उसे पकड़ लेती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। एक्चुअली में उसने कोई पॉइजन नहीं मिलाया होता है बल्कि कुछ ड्रग्स वगैरह ही थी जिसका के असर इस पे हो गया था, और यहाँ पे दोनों ही इंटीमेट भी हो ही जाते हैं। अगले दिन नाश्ते की टेबल पे जैसे ग्रैंड मार्शल से कोई बात कर रही होती है तो ऊपर से शाओडी की भी एंट्री हो गई थी। ग्रैंड मार्शल तो इन दोनों को अकेला छोड़ के फिर वहाँ से चले ही गए होते हैं। यह मिस चैन से पूछ लेती है कि तब आपने वो वाली पॉइजन नहीं दी थी ना मुझे ड्रिंक में मिलाने के लिए, वो तो कुछ और ही था। अब ये सुन के यहाँ पे मिस चैन भी कहने लगती हैं कि हाँ बिल्कुल, तुमने क्या समझा था कि मैं पॉइजन दूंगी ताकि तुम जाके इतनी आसानी से नीजैन को मार दो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इनकी फैमिली को मैं तबाह बर्बाद कर दूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी उसका वक्त नहीं है। ये भी जानती हूँ कि तुम नीजैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, बस उसके पास जाने का ही तुम्हें मौका दिया। खुश तो होगी ना तुम इस बात से? मिस चैन तो शाओडी को अभी भी नीजैन को अपने कंट्रोल में करने को ही बोल रही होती हैं कि बस एक दफ़ा वो तुम्हारी कमज़ोरी बन जाए, फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। अगले ही सीन में इसे थोड़ा परेशान सा देख के नीजन पूछ लेता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जैसे इसे तसल्ली देते हुए कि मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा, जब भी कोई परेशानी हो मुझसे शेयर कर सकती हो। जैसे ही क्लोज आता है तो अचानक ही शाओडी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी थी। यही सब कुछ देखते हुए ही नीजन मिस शन से बात करने के लिए आता है कि आपने शाओडी के साथ क्या किया है, मुझे बताएं कि वो कैसे ठीक हो सकती है। यहाँ पे तो मिस शन साफ कह देती हैं कि मैं नहीं जानती हूँ, उसका ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ इस सिटी में एक बंदा है जो उसका इलाज कर सकता है, जिसके पास के तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगी। ये तो कहने लगा था कि आप मुझे उसका एड्रेस वगैरह बता दें, मैं ज़रूर जाके शाओडी के लिए एंटीडोट लेके आऊँगा। वो भी बता देती है कि ठीक है, अगर तुम जाके लेके आ सकते हो तो मुझे भी क्या एतराज़ है। अब यही कह के उसका पता बताने के बाद ही वो तो वहाँ से चली ही गई थी। जाने से पहले नीजैन शाओडी को देखने के लिए ज़रूर ही आया था कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्ट्रेस साहिबा भी अपना सामान पैक करके इस घर से जा ही रही थी कि तभी मिस चैन उसे रोक देती हैं कि इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती हो, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पे हुक्मरानी करनी थी ना। और बस यहाँ पे मिस चैन ने तो इस मिस्ट्रेस का भी काम तमाम ही कर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में ही शन से बात करने के लिए शाओडी की एंट्री हो गई थी कि आप मुझे बताएंगी कि आपने मेरी ये हालत क्यों कर दी है, मेरा क्या कसूर है? तो ये भी बोल पड़ती है कि सारे का सारा किया दरा तो है भी तुम्हारा, तुम्हारी वजह से ही वो मेरा रेप हुआ था। और फिर ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि नीजैन अब तुम्हारी कमज़ोरी बन चुका है। वो एंटीडोट लेने के लिए डॉक्टर के पास गया, देखते हैं कि वो जिंदा सलामत बच के वापस आता भी है कि नहीं। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाती है कि आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। इसी के साथ ही अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। इसने रेप के बाद खुदकुशी करने की कोशिश तो की थी, बट एक जिंग नामी पर्सन ने इसे बचा लिया था। अब जब इसे होश आया था तो तब वो ना सिर्फ इसे नी फैमिली के खिलाफ भड़काने लगा था, कुछ एविडेंसेस दिखाने के साथ साथ ये भी कहता है कि तुम्हारे इस रेप के पीछे किया तरह तुम्हारी मेड का ही आता है, मीन के शाओडी का, क्योंकि वही जानती थी कि तुम किस जगह पे हो, तो इसलिए ग्रैंड मार्शल को उसने वहाँ पे भेज दिया ताकि तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद वो खुद ही नी फैमिली की बहू बन के उनके घर में चली जाए। और आज देखो वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रही है और नीजैन को भी उसने हासिल कर लिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद ही वो अपनी यहाँ पे इनोसेंस को प्रूव करने की कोशिश तो करती है कि जैसा तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। बट मिस चैन कहाँ उसकी बातों पे विश्वास करने वाली होती हैं।
ये तो उनकी मिन्नतें ही करने लगी थी कि प्लीज़ आप जो मुझे कहना चाहती हैं या जो मेरे साथ करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन नीज़ेन को तो छोड़ दें, वो तो बेकसूर है, उसने तो कभी भी किसी को भी हर्ट करने का नहीं सोचा है। लेकिन मिस चैन तो इतनी आसानी से उसकी बात नहीं मानने वाली होती हैं। दूसरी तरफ ही एंटीडोट लेने के लिए नीज़ेन डॉक्टर के पास आ गया था। वो भी आगे से 2 कंडीशंस रखता है कि अगर तुम उस पर पूरा उतरे तो तुम्हें हर हाल में ही वो मेडिसिन दे दी जाएंगी। अब इतनी बुरी बुरी कंडीशंस होती हैं, एक तो इसे कोई मेडिसिन ही लगाने लगे थे कि देखते हैं कि इसका असर तुम पे होता है कि नहीं। दूसरा, उसने इसे खुद को शूट करने को ही बोला था। ये भी कहता है कि अगर मैं सरवाइव ना कर पाया तो मेरे बाद शाउडी को वो मेडिसिन ज़रूर भिजवा देना, क्योंकि ये उसकी सलामती तो चाहता ही है। वो भी मान जाते हैं कि ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। अब ड्रग्स लेने के बाद ही इसकी कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। इनके से खुद को शूट भी करना पड़ता है। खुद पे ये इतना ज़्यादा जुल्म सिर्फ और सिर्फ शाउडी की वजह से ही बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ शाउडी को जैसे ही पता चला था कि वो एंटीडोट लेने के लिए कहाँ पे गया, ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। नीज़न शुक्र है कि सरवाइव कर गया था। वो मेडिसिन लेके फिर इसके पास ही पहुंचता है। शाउडी तो उसे जिंदा सलामत देख के फिर हक भी कर लेती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, वरना कि मैं तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी कि पता नहीं मिस चैन तुम्हारे साथ क्या ही कर दे। इधर डैड का भी ट्रीटमेंट करने के बहाने से इसने उसे इतनी ज़्यादा बुरी मेडिसिन दे दी थी जिसके बाद के वो तो बोलने के लायक भी नहीं रहे होते हैं। इसे तो अपना बदला जो लेना था उनसे। रात के वक्त ही अब शाउडी मिस चैन के पास पहुंचती है कि आखिर को आप क्या चाहती हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि नीज़ेन को कभी भी हर्ट मत करो, जो मेरे साथ सलूक करना कर सकती हो। ये भी कह देती है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं नीज़ेन को कोई भी नुकसान ना पहुंचाऊं तो तुम उसकी लाइफ से चली जाओ। नीज़ेन मेरा था और वो बस मेरा ही रहेगा। ये भी कह देती है कि अब जहाँ तक कि उसकी सेफ्टी का ख्याल है तो मैं ज़रूर उसे छोड़ के चली जाऊंगी। नीज़ेन की जान बचाने के लिए शाउडी ने ये फैसला कर तो लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है कि मैं इसे छोड़ के जाने का कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन क्या ही करती, इसके अलावा तो मिस चैन ने उसके पास कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं थी। जैसे ही नीज़ेन को होश आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाउडी को ही देखना चाहता था, लेकिन अब जैसे उसे पता चलता है कि वो तो घर छोड़ के जा चुकी है, इसे बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है। अब माना कि नीज़ेन की मॉम की डेथ भी अपने डैड की वजह से हुई थी, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। मिस चैन से यही कह रहा होता है कि ठीक है, आपने जो भी किया मेरे डैड के साथ अपना बदला लेने के लिए, लेकिन मैं इनकी ये हालत भी नहीं देख सकता हूँ। उसे रह रह के अपने डैड पे बहुत ज़्यादा ही रहम आ रहा होता है। अब जैसे ही ये कह के नीज़ेन साइड पे जाता है तो पीछे से यिंग की भी एंट्री हो गई थी। ये जो यिंग साहब होते हैं ना, यही सब मास्टर माइंड थे ये फैमिली को तबाह बर्बाद करने के। एक्चुअली में जब से इसे पता चला था कि ग्रैंड मार्शल ने ये न्यूज़ फैलाई है कि अपने बाद वो अपने बेटे को ही ग्रैंड मार्शल बनाएंगे, तो इसे इसी बात का ही गुस्सा था, क्योंकि होंगजू सिटी पे ये खुद जो राज करना चाहता था, इनकी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करके अब सब पे मैं ही हुक्मरानी करूँगा। अब जैसे ही इसे मिस चैन के केस के बारे में पता चला तो इसने ना सिर्फ उसे बचाया बल्कि उसी का ही यूज़ करके अब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे इनकी फैमिली में वही हासिल करना चाहता था कि एक दफ़ा वो मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे अपनी हुकूमत करने पे तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। मिस चैन तो इसके इस घटिया इरादे से बिल्कुल ही बेखबर होती है, क्योंकि उसे अपना जो बदला लेना था इन सारे लोगों से। फिलहाल तो यिंग साहब मिस चैन से यही कहते हैं कि नीज़ेन को अपना बना लो और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसी के थ्रू ही हासिल कर सकते हैं। और वैसे भी इन मिस्टर की तो हालत ठीक नहीं थी, मीन के ग्रैंड मार्शल की। नीज़ेन तो बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहा होता है शाउडी को, लेकिन क्या करता, यहाँ पे इतने सारे पहरे जमा के रखे थे मिस चैन ने, ये तो बाहर भी नहीं निकल सकता था। इससे फ्लर्ट करने के लिए भी पहुंच आई होती है और यही कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि शाउडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे तो तुम्हें मेरा तो होना ही पड़ेगा। ये भी पहले तो उसे खुद से दूर कर देता है कि तुम्हारे इस प्लान को मैं कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। उसे बहुत ज़्यादा हेट जो करता है। यिंग अब इसे अपना काम जल्द से जल्दी कंप्लीट करने को ही बोल रहे होते हैं। अब जैसे ही ये उनसे वो डॉक्यूमेंट्स लेने की बात कर रहे थे तो ये सारी की सारी बातें नीज़ेन ने भी सुनी ली होती हैं। अब उसे पता चल जाता है कि ओहो, तो इसके पीछे ही यिंग का हाथ है। ये तो वही डॉक्टर है जिसने कि शाउडी की एंटीडोट देने के लिए मुझे वहाँ पे कितना ज़्यादा इसने टॉर्चर किया था।
तो ये होंगजू सिटी पे ही अपनी राजनीति करना चाहता है, लेकिन ऐसा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें डू रैन को भी दिखाया जाता है, जो कि अब सिटी से वापस आ गया था और शाओडी को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का पता चलाया। सो फाइनली मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे डैड कौन है। शाओडी हू फैमिली से ही बिलोंग करती है। अब मैं यही बता रहा था कि कैसे एक दफ़ा हू फैमिली पे बुरा वक्त गुजरा था, उन पे उनके ही दुश्मनों ने अटैक कर दिया था। वो भी एक पावरफुल फैमिली थी। तब शाओडी 2 साल की थी, तो उन्होंने इसे बचाने की खातिर ही एक पर्सन को हायर किया था कि वो इसे सेफ प्लेस पे ही लेके जाए। अब वो पर्सन इसे शैन फैमिली में ही छोड़ के चला गया। ये सब कुछ सुन के यहाँ पे शाओडी तो एकदम सरप्राइज से रह जाती है। खैर वो तो अब जल्द अज जल्द अपने डैड से मिलने ही चाह रही थी। यानी जैन ने फाइनली से खुद को इसे सौंपने का फैसला कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही कह रहा होता है कि हमारे बीच कोई भी सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए। मुझे बताओ कि आखिर को तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पे हमसे सिर्फ ये बदला नहीं लेना चाहती हो कि मेरे डैड ने तुम्हारे साथ रेप किया था। तो मिस शैन फाइनली बता देती है कि इस सब के पीछे ये जिंग का हाथ है, वही मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। और वैसे में तुम्हारे डैड तो बहुत ही बुरे इंसान है, उन्होंने कुछ लोगों को बंदी बना के रखा है और जिंग चाहता है कि हम उन्हें छुड़वा लें। और बाकी रही बात शाओडी की, तो जाहिर सी बात है उसने ही मेरा रेप तुम्हारे डैड से करवाया था, तो मेरा बदला लेना तो बनता ही था। मेरा बदला भी पूरा हो जाता और जिंग को जो चाहिए था वो भी उसे मिल ही जाना। यही सब कुछ सुनना था। वो अब इस पे गुस्सा ही कर रहा होता है कि तुमने क्या समझा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, और मैं इतनी आसानी से तुम्हें वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दूंगा जो कि तुम्हें चाहिए। ऐसा नहीं होगा। वो जैसे इसे हॉस्टेज बना के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो तभी ऊपर से एंट्री हो गई थी जिंग की, जो कि इसे फिर मिस चैन को छोड़ने को बोल रहे होते हैं। ये भी कह देता है कि ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, और यही कहने के साथ साथ फिर वहाँ से इसी बहाने से चला ही गया था। मिलने के लिए तो वो शाओडी से आया होता है, लेकिन शाओडी उससे नहीं मिलती है कि इस तरह से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और वैसे भी हम दोनों को तो मिस चैन दूरी करना चाहती हैं, शायद कि हम दोनों अब कभी नहीं मिलेंगे। ये सुन के नीज़ेन तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था। शाओडी ने तो बाद में फुल प्लान बना के ही रखा होता है। पहले तो डूरैन को बता देती है कि कैसे इसकी बहन मिशन जिंदा है और वो वापस आके अपना बदला नी फैमिली से ले रही है। अब जो कुछ भी यहाँ पे हो चुका था उस सब के बारे में इसे बता देती है, और ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस वक्त होंगजू सिटी को नीज़ेन की ही ज़रूरत है, हमें हर हाल में उसे बचाना पड़ेगा। ग्रैंड मार्शल को तो अपने कब्जे में ही लेके रखा हुआ है मिस शैन ने, इसके पीछे भी किसी न किसी का तो हाथ होना ही है। अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें मिलकर ही काम करना पड़ेगा। वो भी मान जाता है कि ठीक है, जैसा तुम करने को बोलोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। इधर मिस चैन को जैसे ही पता चला था कि नीज़ेन भाग गया है, उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। वो उसे ढूंढने के लिए अपने घर पे ही आई थी कि ज़रूर शाओडी से मिलने के लिए ही पहुंचा होगा, लेकिन अचानक इसकी मुलाकात डूरैन से हो जाती है। वो तो अपनी बहन से कह रहा था कि तुमने क्या समझा था कि इतनी आसानी से नीज़ेन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसने नीज़ेन से कोऑपरेट कर ली थी और उन दोनों को ही वहाँ से भगा दिया होता है। इस बात पे तो मिशन को गुस्सा आ रहा होता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे भाई हो माना, लेकिन मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। उल्टा मेरा बदला लेने की बजाय तुम उन्हीं के साथ मिल गए हो। इधर ही नीज़ेन शाओडी का हाथ पकड़ के बिल्कुल उसी जगह पे ही पहुँचाया होता है जहाँ पे के फर्स्ट मुलाकात इनकी हुई थी। अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसने तो इसे किस भी कर ही ली थी। वो तो इसे अपने साथ ही भागने को बोल रहा था कि हम अपनी जान छुड़ा के यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये मना कर रही होती है कि होंगजू सिटी को किसी न किसी की तो ज़रूरत है ही सही, बल्कि यूं ही तो करते हैं कि मैं खुद को मिशन को सौंप देती हूँ कि जो करना चाहती है मेरे साथ कर ले, अपना बदला ले ले। वो जब मेरे साथ मसरूफ़ हो जाएंगी तो तुम इतनी आसानी से यहाँ से चले जाना, अपनी फ़ौज बनाना और आके इन सब पे अटैक करके अपने होंगजू सिटी को वापस ले लेना। मैं उनकी खातिर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ, और स्पेशली कि ग्रैंड मार्शल भी तो उनके कब्जे में है, उन्हें ऐसे छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा। अब इसने तो अपना फैसला सुना ही लिया था और सीधा ही उनके पास पहुंचती है। मिस चैन से यही कह रही थी कि मैं आपके साथ स्टे करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, जो करने को बोलूँगी वही कर लूँगी। ये भी जानती थी कि अब नीज़ेन तो इसे बचाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तभी नीज़ेन की एंट्री हो जाती है। वो इसे अकेले छोड़ कर यहाँ से कैसे जा सकता था। अब मिस चैन को यही कह रहा होता है कि अगर आपको वाकई में डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिनकी कब से आपको तलाश है कि होंगजू सिटी पे जिंग राज करेगा, तो ठीक है, तो मेरी एक यही कंडीशन है कि आप शाओडी को यहाँ से जाने दो, इसे इसके पेरेंट्स से ही मिलने की इजाज़त दे दो। इसके कहने के अकॉर्डिंग ही कुछ सोल्जर्स जो कि नीज़ेन के ही बंदे होते हैं, वो शाओडी को वहाँ से लेके जाने ही लगे थे।
अब इससे पहले कि नीजैन इसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पकड़ा था, तभी ऊपर से मिस्टर हॉ की एंट्री होती है, इनकी मिस्ट्रेस के भाई की। अब उसे जब से पता चला था कि मेरी बहन का कत्ल हो गया, तो बस अपनी ही गुस्सा निकालने के लिए वो नीजैन को ही मारने की कोशिश करता है कि ज़रूर तुमने ही ये सब किया होगा। और गोली लगते ही वो तो धड़ाम से पानी में ही जाके गिरा था। ये सब कुछ देख के तो शाओडी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है कि ये क्या किया तुमने नीजैन, मैंने मना भी किया था कि यहाँ पे मत आना, यहाँ से भाग जाओ, बाद में अपनी सिटी को बचाने के लिए आना, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी है। पे इसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी और ऐसे ही रोते रोते बेहोश भी हो जाती है। शैन ने नीजैन से किए प्रॉमिस के अकॉर्डिंग शाओडी को वहाँ से जाने ही दिया था। यह सीधा अपने डैड से मिलने के लिए पहुंची होती है। वो तो इतने अरसे बाद अपनी बेटी को देख के बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे थे कि शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। इसके साथ साथ तो लियो भी आया होता है, वही सोल्जर जो कि अक्सर ही नीजैन के साथ रहा करता था। वो इसे यही बता रहा होता है कि मैं आपको कभी छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकता हूँ, मुझसे नीजैन ने प्रॉमिस लिया था। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो लियो से कह रहा था कि मैं चाहे चला भी जाऊँ या मेरी जान जाए कि ना जाए, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरे पीछे मेरी खातिर ही शाओडी को प्रोटेक्ट करना है, उसे कभी भी छोड़ने का मत सोचना, ठीक है। और यही सारी बातें उसने इधर शाओडी को बता ही दी थी और यही सुनना था कि वो इमोशनल हो जाती है कि देखो, अपने बाद भी उसने मेरा ख्याल रखने के लिए एक प्रोटेक्टर को भेज ही दिया। दूसरी तरफ यहाँ में नीजैन को दिखाया जाता है, एक्चुअली में वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। अब भी कुछ लोगों के कब्जे में ही होता है। खैर, एक तरह से तो उसकी जान नहीं गई थी, उसने जानबूझ कर ही प्रिटेंड किया था जैसे कि वो मर गया, क्योंकि वो सबकी नज़रों से ओझल हो के कुछ एविडेंसेस इकट्ठे करना चाहता था जिंग के खिलाफ, कि बस एक दफ़ा वो सारे प्रूफ मिल जाए, उसके बाद जिंग साहब को तो अपनी सिटी से तो मैं वहाँ से भेज ही दूंगा। ये नीजैन को मिस क्या करती है तो एक लेटर भी लिख ही लेती है। इसे भी यकीन था कि इसका दिल नहीं मान रहा था कि नीजैन जैसे इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। ये तो इसी बात पे ही बिलीव रखती है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर मेरे पास लौट के आएगा। बाकी डूरैन को तो अभी भी मिस शैन ने अपने पास ही रखा हुआ था। ये भी अपनी बहन से कह रहा होता है कि तुमने क्या समझा था कि इतनी आसानी से नीजैन को अपने रास्ते से हटा दिया है और वो कभी भी लौट के नहीं आएगा, ये तो तुम्हारी गलत फहमी ही है। ये सब कुछ तो नीजैन और मैंने मिलकर ही प्लान किया था, देख लेना वो ज़रूर इस सिटी को बचाने के लिए आएगा। और स्पेशली कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने बाप को और मुझे ज़रूर यहाँ से तुम लोगों के कब्जे से छुड़ाने के लिए पहुँचा ही होगा। ये सब कुछ सुन के यहाँ पे तो मिस शैन के चेहरे की हवाएं ही उड़ जाती हैं कि वो तो मर गया है ना, तो वापस कैसे आएगा। तुम ज़रूर मुझसे झूठ बोल रहे होगे, लेकिन मन ही मन में डरी हुई भी होती है कि अगर नीजैन वापस आ गया तो उसने आके हम सबसे ही अपना बदला तो ज़रूर ही लेना है। डैड शाओडी को उसकी मॉम के बारे में ही बता रहे थे और जब वो अक्सर उसे लेटर लिखा करते थे कि कैसे हम दोनों की मुलाकात हुई थी। शाओडी की मॉम अब जिंदा नहीं होती हैं। अब जैसे वो लेटर्स वगैरह इसे दिखाते हैं तो ये रीड करना शुरू कर देती है। अब इन्हें पढ़ी रही थी कि तभी ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही गई थी। बिनके इसका दिल वाकई में सच कहता था कि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा है। अब उसने कुछ एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए थे तो इसलिए फ़ौरन से शाओडी से मिलने के लिए पहुंच आया। ये तो फ़ौरन से उसे हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश भी लग रही थी। मुझे पता था कि मेरी तरफ एक दफ़ा लौट के ज़रूर आओगे आप कभी मुझे छोड़ के यहाँ से जा भी नहीं सकते हो। फिर पूछने भी लगी थी कि वैसे कहाँ पे चले गए थे और इतना सारा प्लान बना लिया, मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कह देते हैं कि कैसे बताता, मुझे पता था कि तुम मुझे वो कभी ऐसा करने ही ना देती। मिस्टर हाउ भी तब इसके साथ ही मिल गए थे, इसने उन्हीं के साथ ही मिलकर प्लान बनाया था कि अगर अपनी सिटी को बचाना है तो इस वक्त हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब इसने जो भी एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे कर दिए थे वो रिपोर्टर्स को ही देने होते हैं कि हमारे इस प्लान के बारे में जिनको भी मालूम ना हो और हम चुपके से उसका काम तमाम कर दें। ये भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ से जाने से पहले वो तो मिस्टर शैन और मिस्टर हु दोनों को ही टी सर्व करता है और उनसे ऑफिशियली अब इसका हाथ ही मांगने लगा था कि मैं मानता हूँ कि पहले हमारे कुछ हालात अच्छे नहीं थे जब मेरी शादी शाओडी से हुई थी, लेकिन अब मैं हमेशा हमेशा इसकी केयर करना चाहता हूँ और प्रोटेक्ट भी। कभी भी इसे नुकसान पहुंचाने का तो सोच भी नहीं सकता हूँ। यही सुनना था तो तभी वो दोनों इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, अगर आप दोनों खुश हो तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है।
क्या है, ये तो उससे पहले तो नाराज़ी होती है कि आप मुझे छोड़ के चले गए थे। तो वो भी याद दिलाता है कि अच्छा मैं छोड़ के गया था, और जब मेरी हालत ख़राब थी, मेरी आंखें खुली थी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही तलाश करना चाहता था। तभी तो मुझे बिना बताए तुम चली गई थी ना। पहले तो ये उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को ही बोलने लगी थी कि जहाँ कहीं भी जाओगे मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, बल्कि हम दोनों साथ में ही जाएंगे। ये भी कह देता है कि ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये वही वाला तरीका यूज़ करती है जो कि पहले हमारे हीरो ने किया था। अपने लिप्स के स्टैम्प खुद इस पे लगाती है एंड देन फिर इसे किस भी कर लेती है ताकि इसकी लिपस्टिक इसके लिप्स पे लग जाए, और वो इसी का ही यूज़ करके अपने ही लिपस्टिक के स्टैम्प इस पेपर पे लगा दे। इस तरह से इनका ये कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही चुका होता है। नेक्स्ट ये अपनी फ़ौज को ये तो होंगजू सिटी पे ले जाने के लिए फुल रेडी थे। हमारी हीरोइन भी एक्साइटेड लग रही होती है कि देखते हैं कि यिंग साहब अब हमारे हाथों से कैसे बच के जाते हैं। पहले तो मिस्टर लियू शेन के पास आते हैं कि आपसे कोई पर्सन मिलना चाहता है, और ये भी कहने ही लगा था कि मेरे बॉस इनके नीजन वापस आ गए। जिस बात का डर था वही हुआ। इधर हुडू रैन को जैसे ही बचाने के लिए आते हैं तो यहाँ पे इसे देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रहा था, और इसे पूछ लेता है कि शाओडी तो ठीक है ना। तो नीजन बताता है कि हाँ बिल्कुल वो ठीक है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना उसके पास। डू रैन ने भी ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ही ली थी कि नीजन और शाओडी दोनों ही एक दूसरे से लव करते हैं, तो वो अब इनके बीच से निकल चुका था। इधर इसे बुलाने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि शाओडी ने ही कहा था। खैर वो तो इसे डॉक्यूमेंट्स ही दे रही होती है जिंग के खिलाफ, जो भी उन्होंने प्रूफ वगैरह इकट्ठे किए थे। बता रही थी कि उसने तुम्हारा यूज़ किया। पहली बात तो ये है कि ग्रैंड मार्शल से मिस्टेक हो गई थी, वो ड्रंक हो गई तुम्हारा रेप करने के लिए आए थे। मैंने उन्होंने ऐसा करने को नहीं बोला था, ना ही मेरे कोई इरादे थे नीजन फैमिली में एंटर होने के, वो भी उनकी बहू बन के। मैं तो हमेशा ही तुम्हें अपनी बहनों की तरह ही समझती थी, कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि आपके जाने के बाद मुझे अफसोस हुआ था कि काश मैं टाइम पे ही पहुंच जाती, आपके साथ ऐसा होता ही ना। मैं जानती हूँ कि आप बस ऊपर ऊपर से ही इतनी ज़्यादा बुरी बनी हुई हैं, मन की तो बहुत ही अच्छी हैं। अभी भी टाइम है कि आप हमारे पास वापस लौट आएँ, हम मिलकर ही जिंग का मुकाबला करेंगे और उसे उसके अंजाम तक पहुँच जाएंगे कि कैसे उन्होंने ना सिर्फ आपकी फैमिली को बल्कि हमें भी डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया। ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपका दिल नहीं कर रहा है ये काम करने को, ऐसी ही बात है ना। और यही कह के वो उसे हक कर लेती है। यही सुनना था यहाँ पे। तो फिर मिस चैन भी इमोशनली हो गई थी। एक्चुअली में वो भी इस सारे खून खराबे से तंगी आ चुकी थी कि पता नहीं कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। अब जिंग की असलियत के बारे में तो उन्हें पता चल ही गया था, बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिपोर्टर्स को जाके दिखाने थे, और इस सारी बात का जिंग को भी पता ना चले। इधर ही चोरी चोरी नीजन ने जिंग से मिलने जाने का भी फुल प्लान बना लिया था। अभी भी यही कह रहा होता है कि एक दफ़ा मैं जानना तो चाहता हूँ कि उसने ये जो हमारी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट किया उसके पीछे आखिर को उसका मेन प्लान क्या था और वो चाहता क्या था। अब बहुत सोचने समझने के बाद ही शन ने शाओडी का साथ देने का फैसला कर लिया था। वो तंग आ गई थी इन सारे मामला से। रिपोर्टर्स के सामने आके ही जिंग की असलियत उनके सामने रख देती है कि बाकी आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि उसके साथ कैसा सलूक करते हो। लेकिन वो होंगजू सिटी पे ही कब्जा करना चाहता था, कोई भी इनोसेंट पर्सन नहीं है। दूसरी तरफ ये नीजन बात करने के लिए पहुंच जाता है जिंग के पास कि तुम्हारा ये सब कुछ करने के पीछे रीज़न क्या था, मुझे आज अपनी हकीकत बता ही दो। तो वो भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ही इस सिटी पे राज करना चाहता था। जब से मुझे पता चला था कि ग्रैंड मार्शल तुम्हें ही बना दिया जाएगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। अब इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मौत नहीं दे सकता था, ऐसे ही सबके हाथों पकड़ा जाता। इसलिए मैंने सोच लिया कि जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें क्यों ना नुकसान पहुँचाया जाए। अब इसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि ग्रैंड मार्शल को तब ड्रग्स वगैरह इसी पर्सन ने ही दी थी, जिसकी वजह से कि उन्होंने जाके प्रीशान का रेप किया। ये सारा किया तरह भी इसी का ही था कि जब वो उसका रेप करेगा वो शायद खुद को मारने की कोशिश करेगी, और इस तरह से मैं उसे अपने चाल में फंसा सकता हूँ और उसी के हाथों से ही इसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करके रख दूंगा। जैसे कि वो अपना बदला ले रही है और मैं आसानी से रास्ते से हट जाऊंगा, कोई भी मुझ पर ब्लेम तो करेगा ही नहीं। अब ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी ऊपर से बाकी सबकी भी एंट्री हो जाती है। मिस चैन ने भी ये सुन लिया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ओह अच्छा, तो मास्टरमाइंड तुम ही थे, तुम ही नहीं मेरे साथ वो सब कुछ करवाया था, मैं तो बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। अब सारे एविडेंसेस ही इसके खिलाफ आर्मी को जमा हो चुके थे। इससे पहले के सोल्जर्स यिंग को लेके यहाँ से जाते तभी ऊपर से डैड ने आके उन्हें गन से शूट कर दिया था। वो अपने हाथों से इस गंदे इंसान को मारना चाहते थे, क्योंकि इसी की वजह से ही आज वो इतनी मुश्किलात को फेस कर रहे थे।
माना कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की थी, अपने बेटे से भी माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई, लेकिन आज तक मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाया। मुझे भी उस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। अपने बेटे से अपोलोजाइज़ करने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि कैसे मैंने मिस चैन से भी माफ़ी मांग ली है। फिर हमें दिखाया जाता है तो तब इन्होंने मिस चैन से कह दिया था कि वो सब कुछ मुझसे गलती से हुआ था, मुझे ड्रग्स दी गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी इतनी भी बैड इंटेंशंस नहीं थी। यहाँ पे वो भी माफ़ कर देती हैं कि ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसे भी सारी सच्चाई का पता चल ही गया था। खैर यहाँ पे अब अपने बेटे से जैसा ही हाथ मिलाते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरे बाद इस सारे सिटी को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेना, यही कहना था कि तभी डैड की डेथ हो जाती है। ये सब कुछ देख के यहाँ पे अब नीसन को भी बहुत ज़्यादा ही दुख होने लगा था, क्योंकि माना कि वो अपने डैड से नफरत करता था लेकिन इतनी भी नहीं। उन्हें खोने का दुख तो इसे था ही सही। डैड के मरने के बाद ही नीसन ने उनसे किया प्रॉमिस पूरा किया। अब ग्रैंड मार्शल की सीट उसी ने संभाल ली होती है और सारे लोग उसे बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं। एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।